मेरे सम्मानित प्रिय, आप लोग के पास एक वैकेंसी को आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं। जबरदस्त ये इसका कंसेप्ट है। इन चीजों को समझिएगा कि आने वाले वक्त में बीपीएसएससी ने एक वैकेंसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें सीट की संख्या तो कम है, उसके सीट की संख्या पे मत जाइएगा। सीट है 43। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि बिहार में आयोजित होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उसका जो सिलेबस का डिमांड है, जो सिलेबस चाहिए, वो सारे सिलेबस का समावेशन आपको इस परीक्षा के आयोजन में दिख जाएगा। क्योंकि ये पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें जैसे बिहार दरोगा में पीटी का सिलेबस अलग और मेंस का सिलेबस अलग होता था, ईएसआई में भी आप देखेंगे जो पीटी का सिलेबस था और मेंस का सिलेबस अलग है। इवन जो हम लोग देख सकते हैं कि इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, उस एक्साइज सब इंस्पेक्टर में भी पीटी का सिलेबस अलग और मेंस का सिलेबस अलग था। लेकिन पहली बार ये जो रेंज ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है, 43 ही वैकेंसी है, इसने क्या किया कि दोनों को कोऑर्डिनेट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन का मतलब इसमें पीटी अलग से और फिर मेंस की बात नहीं है, इसमें एक साथ आपको 2 पेपर में पार्टिसिपेट करना है और आप इसको पार्टिसिपेशन करेंगे तो फिर आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए आज इस वैकेंसी के जितने भी छोटे छोटे तथ्य हैं, जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वेशन अब तक मैं जो फील कर रहा हूं, एक्चुअली आप समझिएगा कि मैं इस वैकेंसी के बारे में बताने नहीं आया हूं। मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको एक ऐसा लेयर बताने जा रहा हूं, एक ऐसा माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं जिससे इन चीजों को देख करके आप अपनी तैयारी को एक सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अगर इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हैं तो ये वैकेंसी आपके पास होगा, और अगर ये वैकेंसी किसी तरह से थोड़ा स्लिप भी होता है तो बिहार दरोगा की नेक्स्ट 2500 वैकेंसी आपके अंडर हैंड होगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपके समझ वैकेंसी तो आना ही है। बस अपने आप को उस मुकाम पर तैयार रखिए जिस पर पहुंचने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो चलते हम लोग इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, हटा के बात करते हैं। समझिएगा क्या इसका माजरा है। इस माजरे को समझेंगे तो काम आपका एकदम पक्का हो जाएगा। बड़ा अच्छा इसका पोजीशन है। सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है बीपीएसएससी, जो दरोगा का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जो एक्साइज दरोगा का की थी, जो अन्य जितने भी यूनिफॉर्म वाले जो पोस्ट हैं, मतलब डीएसपी का तो बीपीएससी कंडक्ट करती है, बीपीएसएससी करीब करीब यूनिफॉर्म वाले, और सिपाही का जो है वो केंद्रीय चयन पर्षद को दे दिया गया है। तो वो लोग सब अलग अलग दायरे में हैं। जितने भी जो हम कह सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के जितने पोस्ट हैं वो कंडक्ट बीपीएसएससी के थ्रू की जा रही है। जिनमें से आपके समक्ष जो वैकेंसी है उस वैकेंसी का नाम है रेंज ऑफिसर। उस वैकेंसी का नाम है रेंज ऑफिसर। आप देख सकते हैं कि ऊपर में ही हमारे टाइटल में लिखा हुआ है, ध्यान देना है। ऊपर में ही इस पोस्ट के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, रेंज ऑफिसर्स ऑफ फॉरेस्ट। अभी हाल ही में आपने सुना होगा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी थी। ये आपका जो एक पोस्ट है बहुत बेहतर है। इसको हम लोग बेसिकली नॉर्मली रेंजर हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। रेंज ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट का सबसे पहले हम बात करें कि इसके पूरे प्रक्रियाओं का, तो प्रक्रिया पर डिस्कशन करने से पहले हमें उन चीज़ों पर डिटेल करना पड़ेगा कि भाई इसके एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके समक्ष आया कि ये इसको कंडक्ट कौन कराती है। इसको कंडक्ट कराती है बीपीएसएससी। कौन कराती है? बीपीएसएससी। अब हम लोग बात करें कि इसका क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके सिलेबस में, क्योंकि सबसे पहले तो जानना है कि भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस जान जाइएगा, और ये सिलेबस आपको आने वाले डिफरेंट बीपीएसएससी जितना भी एग्जामिनेशन आयोजित करती है उन सारे एग्जामिनेशन में इसी तरह के सिलेबस आपको देखने को भी मिलेंगे। तो पहला है कि पहला पेपर आपका होगा हिंदी। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्वेश्चन होंगे इसके 50, लेकिन मार्क्स इसका होगा 100, और आपके पास टाइम होगा 1 घंटे का। यानी 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 100 नंबर का। और आप जान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप ध्यान देना है कि ये आपका जो है ना क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, न्यूनतम अर्हता लाना है, और जिसका ये कंडीशन रखा है कि 30% आपको लाना है। लेकिन पहली बार इसमें ध्यान दीजिएगा, इस
सेक्शन में जो पहले जीएस फर्स्ट पेपर का जो निगेटिव मार्क्स होता था वो निगेटिव मार्क्स को इसमें देखा गया। मतलब इसमें आपका 0.5 जो है वो निगेटिव है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं कि भाई क्वेश्चन पे जाते हैं तो 5 पर 1 होने का चांसेस है, क्योंकि एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर है, तो यहाँ पर तो 100 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको जो आपको पढ़ना है संधि, समास, इसके अलावा जो कुछ अवतरण वगैरह दिया जाएगा उससे संबंधित होगा, कुछ उल्टा शब्द, कुछ जो जिसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, बड़ा सिंपल होगा और 30% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वालिफाइंग है और आपके मेरिट में इसका कोई जगह नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी हो गया। हिंदी क्वेश्चन टोटल कितना होगा 50, और आपके पास टाइमिंग कितना होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू कितने का हो 2 और 0.5 इसका निगेटिव है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है 30% मार्क्स ला करके। ये तो पहली बात हो गई। अब चलते हम लोग दूसरी बात करें। भाई दूसरी बात क्या है इसका, इस दूसरी बात पर हम लोग थोड़ा बात कर लें कि सेकंड पेपर का क्या कंसेप्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि सेकंड पेपर में आपका जो पेपर है वो है जीएस, जनरल स्टडी। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जीएस में आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 100 सवाल। एकदम यही डिसाइड करेगा आपका, इसी चीज को समझना। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा 3 मार्क्स का, यानी कंप्लीटली आपको 300 मार्क्स की ये एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि इस पर आपका जो निगेटिव है वो 0.3 है। तो थोड़ा जोड़ लगाइएगा इसमें। जो 5 में रिस्क कवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, 4 पर कोई दिक्कत नहीं है, 3 पर दिक्कत है, तो इस पर थोड़ा सा संभल के आपको क्वेश्चन बनाना है और यही आपका मेरिट भी तैयार करने जा रहा है। ये जो जीएस का आपका जो माजरा है, ध्यान देना है, इस जीएस के माजरे में आपको करीब करीब चीजों को इंडियन के संदर्भ में पढ़ना है। जैसे आपका सिलेबस में रहेगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, और जो साइंस का आपका जो कंसेप्ट है, साइंस वाले में 3 कंसेप्ट से आप लोग देखिए, सामान्य विज्ञान के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंसेप्ट आपके पास होगा। इसके अलावे आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसमें आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो रीजनिंग और मैथ्स के भी सवाल होंगे, और इस तरह से टोटल क्वेश्चन बनाया जाएगा 100। इसका मतलब है कि पहली बार एक ऐसा आपके पास सिलेबस है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सबका समावेशन आपको देखने को मिलेगा। तो करीब करीब आप इन दोनों पेपर यानी फर्स्ट पेपर हिंदी और सेकंड पेपर, अब क्या है कि सीट आपके पास जो 43 है, ध्यान दीजिएगा, इस 43 सीट में से जो 43 है इसका आपको इसके 6 मल्टीपल यानी 6 गुना आपका रिजल्ट आएगा। तो 6 गुना रिजल्ट में आपके पास 2 अब लेटरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इस लेटरल सिस्टम में आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि अब आपका 2 सेक्शन जो है ना, एक जो पहला है आपका इंटरव्यू और इसके पैरेलली आपका फिजिकल, ये दोनों में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंटरव्यू और फिजिकल में भी। तो आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के हिसाब से, फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग है, 30% लाना है, और उधर जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, इसमें आप शामिल होगे। इसमें शामिल होने के बाद जो आपका मार्क्स आप अचीव करेंगे, उस मार्क्स के आधार पर आपका एक मेरिट होगा। मेरिट में आपको इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होने जा रहा है। इस इंटरव्यू में भी डायरेक्शन दिया गया है कि आपको वन एवं पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन, इन सभी चीजों से ज्यादा आपको लगा होना चाहिए, ज्यादा चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तथा सामान्य घटना जो हो रही है उससे संबंधित आपको एक विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरव्यू भी ठीक है। जहां तक फिजिकल का सवाल है, तो फिजिकल इसी 6 गुने में से आपको जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे उनको फिजिकल भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इस पर ध्यान देना है कि उसको 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। तो ये सबसे कोई दिक्कत है नहीं। इंटरव्यू आप पार्टिसिपेट कीजिए और फिजिकल पार्टिसिपेट कीजिए। ये फिजिकल इंटरव्यू के बाद फिर आपका एक कंप्लीट फिर बनेगा मेरिट, और इसी मेरिट पर इसकी नियुक्ति होगी। अब जहां तक बात रही इसके सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग इसके सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा,
इसमें ये फिजिकल वाले में तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर है, वो एसटी के लिए है। इसके अलावा 163 सेंटीमीटर अन्य के लिए है। अगर जनरल, ओबीसी, ईबीसी जितने भी, मतलब एसटी को छोड़कर बाकी सबके लिए 163 आपको लंबाई चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो इसका न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर, वो भी एसटी के लिए है। लेकिन अगर जनरल की बात करें और अन्य मतलब ओबीसी, ईबीसी सारे की बात करें तो आपको 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ये सिंपल है। ये सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। शारीरिक परीक्षण में पुरुषों के लिए अभी मैंने तुरंत बताया कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है, आराम से चल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा कि कैटेगरी वाइज पोस्ट की क्या इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जनरल का टोटल 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, बीसी का 1 है, ईबीसी का 9 सीट है, बीसी फीमेल का 2 सीट है, एससी का 1 और एसटी का 1 है, यानी टोटल आपके पास 43 सीट है। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इसमें सब में लेटरल जो है ना 35% का एक पोजीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटरल तो सब जगह है, सिर्फ एक को छोड़कर जो बीसी फीमेल है उसमें लेटरल तो 35% की बात नहीं होगी। वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट किया गया है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के सीट के बारे में बता दें कि टोटल आपके पास जो है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो सीट है ईबीसी में, यानी आप कह सकते हैं जैसे ईबीसी के सीट को हम लोग इसको ऑब्लिक करके कर सकते हैं। तो जो 25 सीट आपका है उस 25 जनरल में से लेटरल एंट्री पे 6 चला जाएगा, यानी 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षित है वो 6 सीट तो चला ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जिसमें 4 सीट है, उस ईडब्ल्यूएस के 4 सीट में हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर 1 सीट लेटरल में चला जाएगा। और बीसी, चूंकि बीसी में 1 सीट है जिसमें कोई लेटरल में नहीं है, और ईबीसी फीमेल तो जो 2 सीट है वो 2 सीट है, यानी ये दोनों तो अपने, ये ईबीसी में जो 9 सीट है उस ईबीसी में हम लोग 3 सीट को देख सकते हैं और बीसी में तो कोई नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पे 3 आरक्षित है लेटरल महिलाओं के लिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है। और एससी और एसटी की बात जो वही सीट है, तो हम लोग का ये कंप्लीट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो खैर उससे मतलब नहीं, आपको अपने तैयारी पर काम करना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा जानना जरूरी है कि कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसमें कुछ खास सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट पर हम लोग बात कर लें। कुछ खास सब्जेक्ट के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पहले ही बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का कंसंट्रेशन बनना चाहिए। जैसे पहला है कि अगर आपका ऑनर्स में से पेपर में एनिमल हस्बेंड्री रहा हो, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साइंस में अगर आपके पास साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीसीए किए हुए हैं, बीटेक हैं, किसी भी ट्रेड से एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स के हैं, स्टैटिक्स हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। ये सारे चीज़ों को बनाया गया है कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इतना सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट विशेषकर एनिमल हस्बेंड्री, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सब सामाजिक वानिकी, ये सब होना चाहिए। हाँ, एक और जो है ये एक छूट रहा है, जियोलॉजी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जियोलॉजी, भूगर्भशास्त्र जिसको बोलते हैं, इससे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितना सारा सब्जेक्ट आता है उन सारे सब्जेक्ट को इसमें कोरिलेट किया गया है। तो ये सारे चीज को, ये सारे एलिजिबिलिटी के तौर पर है। और रही बात कि इसके एज प्रोफाइल की बात, तो ज़्यादा नहीं, इसका एज का कोई दिक्कत है नहीं, 21 से लेकर 42, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं कि एज उज का क्या कंसेप्ट है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें करीब करीब 100 अंडर एज ही होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किन किन बातों पर विशेष कर ध्यान रखना है। ज़्यादातर इसके सिलेबस की जो चर्चा है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पूरे डिटेल को हम लोगों ने किया है। और आपको फिर से बता दें कि जितना भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं वो सारा चीज़ जो अप्रोच है, उस अप्रोच में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर अगर आपने कंप्लीट फोकस कर लिया, मतलब विधिवत तरीके से जितने चीज़ों का समावेशन दिया गया है
वो सारा करते हैं। तो बिहार में आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो क्यों ना हम इसके माध्यम से करें, कोई जरूरत नहीं। अगर 43 सीट है हमारे लिए तो हम तो फाइट तो करेंगे ना, पहले देखेंगे उसका कि माजरा क्या है। तो उन चीज़ों से हमें पता चल पाएगा कि हम लोग का अप्रोच कैसा चल रहा है। तो इन अप्रोच को लाने के लिए आपको हर हाल में चीज़ों को समझना पड़ेगा। और रही बात इसकी एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी से समझ कोई दिक्कत ही नहीं है। एलिजिबिलिटी में तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इसके एलिजिबिलिटी में क्या बात है। तो बेसिकली इसके सिलेबस पर आपको ध्यान देना है और अपने आप को उसमें शामिल करना है। तो एक अच्छा है। और रहा बात की 2500 वैकेंसी, तो ये 2500 वैकेंसी फिर सब इंस्पेक्टर का तो आने वाला ही है। और हमने पहले भी कहा था कि इधर ये मेंस की तैयारी करेगा, इसका इधर पीटी का वैकेंसी आएगा ही। तो आप इस पर बने रहिए, जितना ताकत हो, जितने अच्छे तरीके से हो, इस वैकेंसी के बारे में अपने माइंड को सेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।